नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एकेडमी में। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के अंदर इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज जो है इसको इनॉग्रेट किया है और इस ब्रिज के बारे में जानेंगे और कुछ कंफ्यूजिंग जो पॉइंट्स हैं उन पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे यहाँ पर ये जो ब्रिज है बाकी जो भारत के अंदर इससे पहले जो केबल वाले ब्रिज बन चुके हैं उनसे कैसे अलग है, और यहाँ पर पूरे मामले को देखते हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं कि इंटरेस्टिंग वीडियो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी ने 25 फरवरी को यानी कि कल यहाँ पर लॉन्च किया है, इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। इसको सुदर्शन ब्रिज भी कहा जा रहा है, यानी कि इसका नाम सुदर्शन ब्रिज है और ये एक सिग्नेचर ब्रिज भी इसको कहा जाता है। तो ये सिग्नेचर ब्रिज भी कहते हैं इसको और सुदर्शन ब्रिज इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। और ये एक इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज बताया जा रहा है। आखिर देखेंगे यहां पर कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उन पर नजर डालेंगे और ये गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेगा। और ये फोटोज आपने पीएम मोदी की हाल ही में देखी होंगी, जहां पर वो द्वारका जो बेट द्वारका मंदिर है वहां पर पानी के नीचे जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप ये फोटो आपने जरूर देखी होगी। तो इसी दौरान ये फोटोज आई हैं जब गुजरात में वो इस ब्रिज का उद्घाटन करने यानी कि इस ब्रिज को इनॉग्रेट करने वहां पर गए थे। आप देख सकते हैं इस सुदर्शन ब्रिज की फोटो, किस प्रकार का ये ब्रिज आपको देखने को मिलता है। केबल स्टेड ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं कैंटिलीवर्स के थ्रू, यानी कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये तार को होल्ड करके रखते हैं, केबल्स को होल्ड करके रखते हैं, जिससे ब्रिज को यहाँ पर होल्ड किया जाता है। ओवरऑल जो ब्रिज के डेक्स हैं उनको होल्ड किया जाता है और नीचे से इसके इतनी जगह है कि जो जहाज है, जो यहाँ पे नाव है, बोट्स हैं, वो यहाँ से आसानी से गुजर सकती है। अगर बात करें एक क्लियर फोटो में तो आप यहाँ पर अभी इसको देख सकते हैं। दूसरा जो इसका व्यू है जिसके अंदर आपको पूरा यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से तार ने पकड़ रखा है, ब्रिज के जो डेक्स हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर बात करें, ये सिग्नेचर ब्रिज इसको कहा जा रहा है, साथ में इसका नाम सुदर्शन ब्रिज भी है। गुजरात का ये जो ब्रिज है ये दरअसल पहली बात दिल्ली में भी एक सिग्नेचर ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, जो हाल ही के कुछ सालों में 4-5 साल पहले इसको इनॉग्रेट किया गया था यहां पर। और ये दो ब्रिज, इनमें बेसिक डिफरेंस आपको जो पहला पता चलता है वो ये कि ये जो ब्रिज बना है गुजरात का, ये समुद्र के ऊपर बना है, ठीक है, समुद्र के पानी के ऊपर है। जबकि दिल्ली का ये जो ब्रिज है ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि ईस्ट दिल्ली से कनेक्ट करता है बाकी एरिया को। अगर यहां पर बात करें इस ब्रिज में एक और जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये कि ये एसिमेट्रिक ब्रिज है। यहां पर भी केबल्स के थ्रू सस्पेंडेड फॉर्म में ब्रिज को होल्ड किया गया है, लेकिन यहां पर जो स्ट्रक्चर तार के थ्रू ब्रिज को होल्ड करता है यहां पर आपको सिंगल स्ट्रक्चर मिलता है, जबकि यहां पर आपको दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो पहली बात, ये एक सिमेट्रिक ब्रिज है और ये एक एसिमेट्रिक ब्रिज है। और ये यहां पर मैंने फोटो इसलिए इसकी लगाई है क्योंकि भारत का पहला एसिमेट्रिक जो ब्रिज बना केबल वाला वो आपको दिल्ली में देखने को मिलता है और ये दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है, ठीक है। कभी आएंगे दिल्ली तो आप इसको देखिएगा, बहुत खूबसूरत ब्रिज ये आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और ब्रिज का नाम आपने सुना होगा, वो है बांद्रा वर्ली सी लिंक, और ये भी समुद्र के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। ये भी समुद्र के थ्रू मुंबई के आइलैंड्स को जोड़ता है, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें बांद्रा और वर्ली को ये आपस में जोड़ता है समुद्री रास्ते से, और ये समुद्र के ऊपर भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। अब यहां पर कंफ्यूजन का पॉइंट ये क्रिएट होता है, जब बांद्रा वर्ली सी लिंक समुद्र के ऊपर भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, तो फिर हम यहां पर ये कैसे कह रहे हैं कि यहां पर गुजरात में जो ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है, जो कि सिर्फ आपको यहां पर देखने को मिलता है कि लगभग यहां पर 4.7 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि ये लंबा लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है कौन सा, गुजरात का। तो यहां पर एक पॉइंट ये है, एक कैच ये है कि ये जो गुजरात का ब्रिज है इसके अंदर जो ये एरिया है जो तार के द्वारा जिसको होल्ड किया गया है, यानी कि केबल स्टेड एरिया, जिसको केबल के थ्रू जितने एरिया को होल्ड किया गया है वो ज्यादा लंबा है किसके द्वारा होल्ड किया गया, जो कि बांद्रा वर्ली सी लिंक में आपको मिलता है। तो बांद्रा वर्ली सी लिंक वैसे लंबाई में तो समुद्र के ऊपर बना हुआ भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, यानी कि सबसे लंबा सी लिंक है, ठीक है, समुद्री रास्ते से होते हुए अलग अलग आइलैंड्स को यहां पर जोड़ता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात का भी ये जो ब्रिज है ये भी समुद्री रास्ते होते हुए गुजरात और मेनलैंड गुजरात और आइलैंड को जोड़ता है, लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि ये ओवरऑल लेंथ में बांद्रा वर्ली सी लिंक से छोटा है, लेकिन इसका जो केबल स्टेड पार्ट है जो केबल से कनेक्टेड है ये बांद्रा वर्ली सी लिंक से आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को याद रखेंगे, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट ब्रिज
केबल स्टेज वाला कहा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लेंथ देखेंगे तो बांद्रा वर्ली सी लिंक की लेंथ आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताएंगे कि भारत का पहला सी लिंक कौन सा है, कौन सा ऐसा ब्रिज है जो समुद्री रास्ते से होते हुए किसी आइलैंड को जोड़ता है और भारत का पहला सी लिंक बनता है। वो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएंगे, नहीं पता तो सर्च करके बताएंगे, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिज है। कई बार उसका न्यूज में या फिर आप देखेंगे अगर जनरल अवेयरनेस या जीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें भी उसका नाम आता है। अगर यहां पर बात करें दोस्तों इसका रूट क्या है, तो ये सिग्नेचर ब्रिज गुजरात के मेनलैंड गुजरात को बेट द्वारका आइलैंड से जोड़ता है और बेट द्वारका आइलैंड के अंदर आपको टेंपल देखने को मिलता है, भगवान श्री कृष्ण का टेंपल आपको यहां पर देखने को मिलता है और लोग यहां पर पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। ठीक है, और गुजरात का ये अगर बोले तो पहला सी ब्रिज आपको देखने को मिलता है। साथ ही में यहां पर अगर बात करें जो बेट द्वारका आइलैंड है जिसको ये ब्रिज कनेक्ट करता है गुजरात से, ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। जो गुजरात के कोस्ट के आसपास जितने आइलैंड्स हैं उसमें सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ दीव जो है सबसे बड़ा आइलैंड गुजरात के कोस्ट के आसपास दिखेगा। उसके बाद गुजरात के कोस्ट के यानी कि गुजरात के तट के पास दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो बेट द्वारका ही है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे बेट द्वारका की लोकेशन कहां मिलती है और ये ब्रिज आखिर कहां बना है, तो गुजरात का ये मैप आप देख रहे हैं। गुजरात के इस मैप में अगर आप यहां पर इस टिप पर जाएंगे तो इसको अगर आप जूम करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। इस टिप को अगर आप जूम करेंगे तो यहां पर इस तरह से दिखेगा और ये गुजरात का मेनलैंड हिस्सा है और ये है बेट द्वारका आइलैंड। तो ये जो ब्रिज बना है गुजरात के मेनलैंड पार्ट में जो ओखा नाम की जगह है वहां से लेकर बेट द्वारका के बीच में ये ब्रिज बना है। अब अगर आप कहेंगे कि भाई यहां पर अब लोग दर्शन के लिए ठीक है जाएंगे, लेकिन उससे पहले लोग कैसे जाते थे, तो उससे पहले लोग नाव के थ्रू यहां पर जाते थे। फेरी सर्विस यहां पर होती थी और फेरी सर्विस के थ्रू लोग नाव में अलग अलग बोट्स में यहां पर जाया करते थे। ठीक है, और ये जो ब्रिज है ओवरऑल 4.7 किलोमीटर यानी कि 4772 मीटर का आपको टोटल देखने को मिलता है, जिसमें इसका जो केबल स्टेज सेक्शन है वो लगभग 900 मीटर का आपको देखने को मिलता है। 4 लेन का ये ब्रिज है और बांद्रा वर्ली सीलिंग 8 लेन का ब्रिज है। उसके अलावा ये जो ब्रिज है 978 करोड़ रुपए की लागत से बनकर सामने आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप समुद्री रास्ते में नाव के थ्रू जाएंगे तो जब मौसम खराब होगा, बहुत लहरें उठेंगी, तब आप नाव के थ्रू मंदिर में दर्शन करने उतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है इस ब्रिज के दौरान। समुद्री रास्ते में अब कितनी भी उथल पुथल हो, अब ब्रिज के थ्रू आप यहां पर जा सकते हैं। ऑल वेदर कनेक्टिविटी आपको मिल गई है, यानी कि बारिश के मौसम में भी आप आराम से जा सकते हैं अब मंदिर में दर्शन करने। और इसी वजह से अब रिलीजियस जो टूरिज्म है इस एरिया में, यहां पर बढ़ावा इसको काफी मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य मंदिर है यहां पर द्वारकाधीश टेंपल का, इधर आपको बेट द्वारका आइलैंड में ही देखने को मिलता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की यहां पर पूजा होती है और पीएम मोदी पानी के नीचे जाकर यही पूजा करते हुए आपको नजर आते हैं। यहां पर आपको मंदिर के अलावा गुरुद्वारे और कुछ मस्जिदें भी आपको यहां पर नजर आती है। उसके अलावा इस एरिया के अंदर मेन जो लाइवलीहुड एक्टिविटी है वो है टूरिज्म और फिशिंग, और अब यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला है इस पूरे एरिया में। अगर यहां पर बात करें तो कुछ चिंताएं भी यहां पर देखने को मिली थी इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से। दरअसल इस ब्रिज को बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर, जो कंपनी आपको दिखेगी, उसका नाम है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये इन्वॉल्व थी उस ब्रिज के अंदर जो कि बिहार के अंदर पिछले साल जून के अंदर वो ब्रिज कोलैप्स हो गया। बिहार के अंदर गंगा नदी के अंदर, बिहार के सुल्तानगंज के अंदर जो ब्रिज बन रहा था, एक अगर आपने फोटो देखी होगी, ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था बिहार के अंदर गंगा नदी के ऊपर। और यहां पर ये ब्रिज ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला ही होगा, क्योंकि काफी हद तक ही कंप्लीट हो चुका था। लेकिन यहां पर आप देखिए ये ब्रिज फिर कोलैप्स हो गया था जून के अंदर, लास्ट ईयर 2023 के अंदर। और फिर यहां पर समस्याएं आपको देखने को मिलती है। सेकंड टाइम ये ब्रिज बन रहा था और उसमें भी ये कोलैप्स हो गया। और ये जो ब्रिज बना रही थी यही एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी बना रही थी, और यही ब्रिज बनाया है। गुजरात का जो ब्रिज है इस समय यही सेम ब्रिज इस कंपनी ने बनाया है। तो यहां पर लेकिन समस्या ये उठी कि भाई अब आप कहेंगे कि फिर इस कंपनी को क्यों यहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो यहां पर बताया गया है कि भाई जब तक ये जो कोलैप्स वाला मामला सामने आया इस कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे ब्रिज में बिहार के अंदर, तब तक गुजरात का जो सिग्नेचर ब्रिज था ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ पहुंच चुका था, यानी कि ऑलमोस्ट इसका काम कंप्लीट होने लगा था। और अब अगर देखते हैं यहां पर ऑफिशियल्स कह रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट के ऑफिशियल कहते हैं कि अगर यहां पर कुछ मामला ऐसा सामने आता है
कुछ भी समस्या यहाँ पर होती है तो फिर उसको देखते हैं क्या हिसाब किताब यहाँ पर करना होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर का रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा नहीं है और इसलिए थोड़ी चिंता यहाँ पर बनती है कि भाई इस ब्रिज की क्वालिटी भी यहाँ पर कैसी होगी, जो गुजरात का जो इंपॉर्टेंट सी ब्रिज बना है। आप देख रहे हैं ये नदी के ऊपर ब्रिज बन रहा था जो कि कोलैप्स हो गया, अब वो समुद्र के अंदर बना है ब्रिज, तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रिज की सिक्योरिटी और उसको लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आती हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर एक और कंसर्न सामने आता है, क्योंकि अभी तक मंदिर में दर्शन करने जो भी लोग जाते थे वो फेरी सर्विस के थ्रू जाते थे, यानी कि जो बोट है, अलग अलग प्रकार की नाव बोट, उसके थ्रू वहां पर लोगों को पहुंचाया जाता था, जो कि एक प्रकार का लाइवलीहुड का भी जरिया लोगों के लिए बना हुआ था। कई लोगों की कमाई उससे होती थी और यहां पर बताया जाता है लगभग 170 बोट्स ऐसी चलती थी जो कि ओखा से लेकर बेट द्वारका के बीच में लोगों को अपने स्थान पर पहुंचाती थी और 20 रुपए में 10 मिनट का जो ट्रैवल है इसको कंप्लीट करवाती थी। लेकिन क्योंकि अब ये ब्रिज बन गया है तो जो फेरी सर्विस चलाने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अब जो पैसेंजर्स होंगे उनमें ड्रास्टिक गिरावट देखने को मिलेगी उनकी संख्या में, क्योंकि अब सिर्फ वही लोग नाव का इस्तेमाल करेंगे जो कि नाव का जो रास्ता है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, जो पक्षी हैं उनको देखना चाहते हैं। यानी कि ब्रिज से बाकी जब जो जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग ब्रिज से जाएंगे, जिसको समुद्री यात्रा एंजॉय करनी है बोट के थ्रू वही बस जाएगा अब बोट के थ्रू, यानी कि ड्रास्टिक यहाँ पर पैसेंजर्स जो है उनमें गिरावट देखने को मिलती है, उनकी संख्या में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और दोबारा लाइवलीहुड कंसर्न लोकल लोगों के लिए वो ये भी है कि हाल ही में गुजरात समिट जो हुआ था, वाइब्रेंट गुजरात समिट, इसके अंदर सरकार ने MOU साइन किया है जिसके अंदर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा टाई अप करके इस पूरे ये जो बोट सर्विस चलती है गुजरात और गुजरात के ओखा और द्वारकाधीश के बीच में, यहां पर लग्जूरियस क्रूज सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि जो लोग यहां से जाएंगे बाकी रीजन में और उस पूरे एरिया में, तो वहां पर क्रूज सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहां पर अब जो लोकल लोग हैं वो यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो बोट्स हैं उनको ये लोग कन्वर्ट करें और डॉल्फिन व्यूइंग के लिए इस्तेमाल करें, और डॉल्फिन व्यूइंग वगैरह यहाँ पर लग्जरी क्रूज में भी इंक्लूडेड है। इसलिए ये लोग भी अब अपनी जो लाइवलीहुड है उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने के ऊपर ध्यान यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स भी हैं और इंपॉर्टेंट बातें हमने इस ब्रिज के बारे में जानी, कैसे दिल्ली से अलग है और उसके अलावा बांद्रा वर्ली सीलिंग से इसका क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जो भी दोस्त आप में से कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले NCERTs को पढ़कर अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, ऐसे दोस्तों के लिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2999 के अंदर, जितने में आज के डेट में एक रेस्टोरेंट का खाने का बिल भी इससे कम बनता है, ज़्यादा बन जाता है, उसके अलावा कपड़े भी इससे ज़्यादा आप ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NCERT बैच लॉन्च किया गया है, स्पेशल ये NCERT बैच है और यहाँ पर आपको 6ठी से 12वीं तक की NCERTs कवर करवाई जाती हैं एकदम डिटेल में, साथ में UPSC के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पर्सपेक्टिव ध्यान में रखा जाता है। और इतना ही नहीं कि हम यहाँ पर जो बुक्स पढ़ते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ हम कि भाई जो सब्जेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इन बुक्स को पढ़ते हैं। NCERTs को जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर यह भी ध्यान रखते हैं कि कैसे NCERT के एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज हमारे एस्से में हमें हेल्प करेगी, कैसे NCERT के एथिक्स, कैसे NCERT के एस्से के अंदर इस्तेमाल होने वाला कंटेंट हमें मिलता है। उसके अलावा कैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि केस स्टडीज हमें एथिक्स के पेपर में भी हेल्प करेंगी। तो कुछ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज भी हम निकालते हैं जिनको हम देखते हैं कि कैसे इनको एथिक्स में और एस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होलिस्टिक कवरेज हमारी अप्रोच टोटल यहाँ पर रहती है। हिस्ट्री में आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं दोस्तों, हिस्ट्री में आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव इस अफोर्डेबल कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए। तो आप 6ठी से 12वीं तक की टोटल सारी NCERT यहाँ पर हिस्ट्री की कवर होगी। और याद रखेंगे ओल्ड NCERTs पर हमारा फोकस रहता है जो कि UPSC के लिए हाईली रेलेवेंट मानी जाती हैं। तो यहाँ पर कोड लगाएंगे SMK लाइव, SMK लाइव कोड आप लगाएंगे तो यहाँ पर इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर। बाकी जो टॉप एजुकेटर्स हैं ये भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की NCERTs कवर करवाते हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं जितने भी, उनके पर आपको 50% ऑफ अभी चल रहा है। साथ में आपका कोर्स 6 महीने और एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, यानी कि 6 महीने का एक्सटेंशन और साथ में 50% ऑफ अभी आपको प्राइस में मिलता है, गिरावट मिलती है। 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, CSAT और GS का और ऑप्शनल्स के एक्सेस मिलते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलती है विद इवैल्यूएशन। इन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज में
बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आपको पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन से। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक अफोर्डेबल और स्मॉल एनसीईआरटी बैच ले सकते हैं, जो कि आपको सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी के फुल कवरेज आपको करवाता है और आपका बेस स्ट्रांग कर देता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव, चाहे आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें। ये बाइलिंगुअल कोर्स है जिसके अंदर आपको टीचर हिंदी में बोलेंगे, यानी कि नॉर्मल भाषा में, कंटेंट इंग्लिश में होगा। साथ ही में यहां पर इंग्लिश मीडियम बैच भी है टोटल कंप्लीट, जिसके अंदर सरमद मेहराज सर की गाइडेंस में बाकी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश होगा, कंटेंट भी इंग्लिश में होगा, प्योर इंग्लिश मीडियम बैच है। कोड लगाना होगा आपको यहां पर SMK लाइव, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर यहां पर देखेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।